आज हम एक ऐसे वीरान महल के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कई खौफनाक राज दफन हैं। ये कहानी है राजा साहिब के भूत बंगले की। जानते हैं, शहर के बाहर जो वो पुराना राजमहल है ना, उसके बारे में एक बात सब लोग कहते हैं। आज तक कोई भी वहां पूरी रात नहीं गुजार पाया है। ये एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा रहस्य भी। और यही वो पॉइंट है जो हमें सीधे इस कहानी में खींच कर ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सौदे से। एक बहुत ही लालची सौदा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक आदमी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, पर उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर रवि नायडू से। आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, 34 साल का, एकदम हट्टा कट्टा। उसका काम, अरे वो बड़े बड़े बिल्डरों के लिए प्रॉपर्टीज पर कब्जा करता था। मतलब जमीनें खाली करवाना। किसी से डरना तो उसने सीखा ही नहीं था। रवि की लाइफ सही चल रही थी, छोटे मोटे घर खाली करवा रहा था। लेकिन फिर उसके पास एक मैसेज आता है। और इस बार काम किसी छोटे मोटे घर का नहीं था, बल्कि शहर के सबसे बड़े आलीशान राजमहल पर कब्जा करने का था। ये काम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सच कहूं तो रवि के लिए ये किसी लॉटरी लगने से कम नहीं था। पर एक सवाल था, ये काम आज तक कोई और कर क्यों नहीं पाया? क्योंकि उस राजा महल की एक बड़ी डरावनी रेपुटेशन थी। लोग कहते थे कि उसे शहर के राजा ने बनवाया था, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और आज भी उनकी आत्मा वहीं भटकती है। बहुत लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, पर सब के सब नाकाम रहे। खैर, रवि ने इन सब कहानियों को बकवास मानकर हंसते उड़ा दिया। और बस यही सब सोचते हुए रवि अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उस महल की तरफ निकल पड़ता है। तो अब हमारी कहानी हमें उस महल की दहलीज पर ले आई है, जहां से खौफ का असली सफर शुरू होने वाला था। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया ना, सड़कें एकदम सुनसान होती चली गईं। घरों की रोशनियां पीछे छूट गईं और जंगल का अंधेरा उसे धीरे धीरे अपने अंदर निगलने लगा। हवा में ठंडक नहीं थी, पर एक अजीब सा भारीपन था। रवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर सांस के साथ कोई बोझ उसके सीने में उतरता जा रहा है। और फिर सब कुछ एकदम खामोश हो गया। जैसे ही रवि ने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया, मानो पूरी दुनिया की आवाजें ही बंद हो गईं। ना कोई पंछी, ना कोई जानवर, सिर्फ एक अजीब, बेचैन कर देने वाली चुप्पी। महल के अंदर का माहौल तो और भी भयानक था। बहुत ऊंची ऊंची छतें, लंबे लंबे गलियारे और दीवारों पर पुरानी धुंधली पड़ी हुई पेंटिंग्स। लेकिन सबसे अजीब बात जो थी, वो थी उन तस्वीरों के चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर खुरच दिया गया हो, खासकर आंखों को। मानो कोई चाहता ही नहीं था कि वो तस्वीरें कुछ देख सकें। माहौल को हल्का करने के लिए रवि ने आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंजी और लौट कर वापस आई। पर ये उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। ये बहुत भारी थी, गहरी थी, जैसे किसी और के गले से निकली हो। और बस यहीं से माहौल बदलना शुरू होता है। वो खामोशी अब एक खतरे में बदलने लगती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां बुरी आत्मा का साया सामने आने वाला है। रवि इन सब बातों को इग्नोर करके राजा के पुराने कमरे में जाके लेट जाता है। वहां उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी आंख एक चीख से खुलती है, जो ऐसी लग रही थी जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। वो उठकर एक दूसरे कमरे की तरफ जाता है, जहां उसे जमीन पर खून से सनी जंजीरें और एक जलता हुआ दिया दिखाई देता है। और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो दिया बुझ जाता है। उस घने अंधेरे में रवि को पहली बार असली डर महसूस होता है। और ठीक उसी पल उसके कान के एकदम पास एक ठंडी सरगोशी सुनाई देती है। तू यहाँ कब्जा करने आया है? रवि के पैर जैसे जमीन में ही जम गए। अंधेरे में एक परछाई उभरती है, एक भयानक तांत्रिक की। और फिर उस महल का पूरा अतीत रवि की आंखों के सामने खुल जाता है। पता चलता है कि ये वही तांत्रिक था जिसे राजा ने काले जादू और बलि देने के जुर्म में अपने राज्य से निकाल दिया था। वो बदला लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी काली शक्तियों से राजा को बंदी बनाया और उसी महल में उनकी बलि दे दी और उस जगह को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। तो इसका मतलब महल में भटकने वाली बुरी आत्मा राजा की नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां राजा साहब खुद न्याय करते हैं।
वो तांत्रिक अब रवि को अपना अगला शिकार बना लेता है। रवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी आत्मा को उसकी शरीर से बाहर खींच रही है। वो हवा में उठ जाता है, एकदम बेबस। और ठीक उसी पल, जब रवि को लगा कि सब खत्म होने वाला है, एक और आवाज गूंजती है। ये आवाज भारी थी, शाही थी, और इसमें एक ताकत थी। आवाज कहती है, इस घर में अब और खून नहीं बहेगा। ये राजा साहब की आत्मा थी। तो देखिए, यहाँ दो आत्माएं थी और दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ था तांत्रिक जो नफरत से भरा था और हर घुसपैठिए को मारना चाहता था, और दूसरी तरफ थे राजा जो दुखी तो थे पर अपने घर की रक्षा भी करना चाहते थे। वो तांत्रिक को हर हाल में रोकना चाहते थे। राजा की परछाई अचानक बड़ी और विशाल होने लगती है। उनकी शक्ति के आगे तांत्रिक के मंत्र टूटने लगते हैं। अंधेरा चीखता है और वो तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है, जैसे उसे जबरदस्ती वहां से घसीटकर बाहर फेंका जा रहा हो। रवि धड़ाम से जमीन पर गिरता है। तांत्रिक तो जा चुका था, पर अब उसके सामने राजा का साया खड़ा था। और इस बार वो साया शांत नहीं था। उसका चेहरा गल चुका था, हड्डियां नजर आ रही थी और आंखें एकदम काली। वो गुस्से में रवि पर चिल्लाते हैं और सिर्फ एक हुक्म देते हैं, ये राजा महल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। रवि ये खौफनाक मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। और यहीं से हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। जब रवि की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। महल वापस वैसा ही शांत और टूटा फूटा खंडहर बन चुका था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। वो एक पल भी नहीं रुका, बिना पीछे देखे वहां से भागा और सीधा बिल्डर को फोन करके काम के लिए साफ साफ मना कर दिया। और आपको पता है, उस दिन के बाद से वो राजा महल आज भी खाली है। शहर के लोग तो आज भी यही कहते हैं कि वो महल रात होते ही जिंदा हो जाता है। और रवि की कहानी सुनने के बाद इस बात पर और भी यकीन होने लगता है। पर ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई उस महल की दीवारों में रात को जान आ जाती है?